So the question is, why do we calculate depreciation? Now, please remember, depreciation is calculated because many times this question is there in the minds of people. Depreciation is a non-cash expense, and if it is a non-cash expense and there is no outflow of cash on account of depreciation, then why do we charge depreciation at all? Why can't we just ignore depreciation? Now please pay attention. Please pay attention. Depreciation, even though it is a non-cash expense, it is absolutely necessary for every company by the statute, by the law, of course. But even if the law was not to be there, company still has to charge depreciation to the P&L. And why do they have to do it? Please understand, and I'm sure you will follow it very easily. You have purchased plant and machinery. You have constructed building. For constructing the building, for putting the plant and machinery in place, whenever you did it, you paid amount for purchase of plant and machinery and for the construction of building at that point in time. Now, using this building, using this plant and machinery, you are producing goods. अब इमेजिन करिए कि आप कॉस्टिंग कर रहे हैं और कॉस्टिंग के टाइम पर आपने मटेरियल कॉस्ट को ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ले लिया, एसजीएनए कॉस्ट को ले लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट को भी ले लिया, आपने डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को नहीं लिया. क्यों? क्योंकि आपको लगा डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपने डेप्रिसिएशन को नहीं लिया आपकी कॉस्टिंग में. तो अब क्या होगा, इमेजिन करिए. अब ये होगा कि आप जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करोगे वो आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो अंडर कॉस्टिंग होगी. क्यों अंडर कॉस्टिंग होगी? अंडर कॉस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं किया. और आपको डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करना चाहिए था? आपको डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड करना चाहिए था कि वो प्रोडक्ट्स जो आपने बनाए उसके लिए आपने मटेरियल को यूज किया, उसके लिए आपने मैन पावर को यूज किया, उसके लिए आपने एसजीएनए को यूज किया, उसके लिए आपने इंटरेस्ट को यूज किया, वो कॉस्ट आपने ले ली. लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया, बिल्डिंग को यूज किया, वो दोनों को यूज करने की जो कॉस्ट है वो आपने नहीं ली. तो अब क्या होगा? आपकी अंडर कॉस्टिंग होगी. अंडर कॉस्टिंग होगी तो क्या होगा कि दी कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल नॉट बी रिकवर्ड. सो ऑब्वियसली कुछ समय तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है तो चल जाएगा. 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब आपकी बिल्डिंग टूट जाएगी, जब आपकी प्लांट एंड मशीनरी खत्म हो जाएगी और आपको नई प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ेगी, नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, तब पैसा कहां से आएगा आपके पास में? क्योंकि वो तो आपने कॉस्ट रिकवर की ही नहीं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू भूषण, दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू कंपल्सरीली चार्ज depreciation to your P&L. compulsory. But remember, as I mentioned earlier, it is not possible to figure out as to how much is the exact amount of depreciation. कोई एसेट का wear and tear कितने अमाउंट का हो रहा है, nobody can quantify that in the whole world. And that is why you have to follow some reasonable system, some systematic approach. And that is why the laws of the government of the country, they will give you कि ये अगर प्लांट एंड मशीनरी है, ये अगर बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है तो इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करो, प्लांट एंड मशीनरी है तो इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करो, व्हीकल है तो इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करो. तो उन्होंने उनकी रिसर्च के बेसिस पे आपको एक बेंचमार्क दे दिया, उसके हिसाब से आपको रिकवर करना है. नाउ भूषण, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स? द आंसर इज नो. Please remember, I have explained to you as to why do we have to charge depreciation. We have to charge depreciation so as to ensure that the costing that we are doing is 100% accurate. It is accurate and it is correct. Because depreciation charge नहीं करोगे, under costing करोगे, under costing करोगे, under pricing करोगे, under pricing करोगे, बिकेगा तो बहुत, लेकिन every time you will make a loss. Now, please remember, we do not charge depreciation for the purpose of income tax. And why do I say this? That is because in our country,
not only in our country but all the geographies across the globe, डेप्रिसिएशन के दो सिस्टम होते हैं. एक होता है डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक होता है डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स. सो ये जो डेप्रिसिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो P&L में जो डेप्रिसिएशन आता है, दैट डेप्रिसिएशन इज एज पर द कंपनीज एक्ट एंड इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग or for the purpose of internal calculations and the costing. For the purpose of income tax, there is another system of depreciation, and that has to be adjusted separately. So that is the answer to your question, Bhushan. I hope that clarifies your doubt. Sir, I think I want to add one more point. Please. That if we do not consider depreciation, obviously just mathematically, if we do not consider depreciation, our net profit will be increased. And for net profit or profit before tax will be increased, right? So and we give interest, tax based on the profit before tax, right? So if we do not consider depreciation, our tax amount will also increase. Yeah, correct. बिल्कुल सही है Bhushan, absolutely right. Mathematically, if we say by considering depreciation, our tax amount will be reduced by a definite amount. Yes. And this depreciation is something like that we are paying interest amount in other way, but we are not paying principal amount. So how to pay that principal amount? Suppose 10 साल के बाद मैंने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया, I am winding up my business, but I have to pay that principal amount to the bank. Yes. And that principal amount I have not calculated. Right. So my understanding is that depreciation is a lump sum amount that we are considering. If we have to repay as a principal one day in our business life, that should be a part of the depreciation. This Yes. is what I understand. Absolutely perfect, Bhushan. Very true. And और एक चीज और याद रखो Bhushan, there is one more thing. See, if you don't charge depreciation to your P&L, जो आप कॉस्टिंग करोगे वो 100 से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेप्रिसिएशन इज 20 रुपीज एंड बाकी एक्सपेंसेस 80 रुपीज हैं, तो और जब आप कॉस्टिंग कर रहे हो तो एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज की हो गई, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया तो आपकी कॉस्टिंग 80 रुपीज की हो गई. जब आप 80 रुपीज की कॉस्टिंग करोगे तो आप प्रॉफिट मार्जिन 80 रुपीज के हिसाब से रखोगे, और तो इसका मतलब आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखोगे. और अगर आप कॉस्ट आपको मालूम है कि 100 रुपए की कॉस्ट है तो आप 100 रुपए पर प्रॉफिट रखोगे. से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20% का मार्जिन मान के चलते हो, है ना, 20% का मार्जिन मान के चलते हो, तो अगर आप सही कॉस्टिंग करोगे, आपकी कॉस्ट 100 रुपीज है, 20% मार्जिन ऐड करोगे तो 120 आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी. तो आपको 120 रुपए के हिसाब से सेल करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने 80 की कॉस्ट डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया, उसको लिया ही नहीं, तो आपको लगेगा कि आपकी कॉस्ट 80 रुपया है और आपको 20% का मार्जिन ऐड करना है, तो आपने 16 रुपया उसमें ऐड कर दिया, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस हो गई 96 रुपीज हो गई. अब आपकी एक्चुअल में कॉस्ट ही 100 रुपीज है और आप सेल उसको 96 रुपीज पे कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आपकी कंपनी चलेगी कैसे? कंपनी बंद हो जाएगी, बिकॉज यू आर इनकरिंग लॉसेस. और जब लॉस करोगे तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आएगा, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आएगा तो फिर सारे आपके ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ योर कंपनी विल कम इनटू सीरियस ट्रबल. सो this is what you should remember, that it is not that depreciation has to be added only for the purpose of income tax. No, income tax is incidental, और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन का सिस्टम ही अलग है, वो तो सिस्टम ही अलग है. आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ताकि आपकी कॉस्टिंग बराबर हो. आपकी कॉस्टिंग बराबर नहीं होगी, आपकी प्राइसिंग गड़बड़ होगी. आपकी प्राइसिंग गड़बड़ होगी तो देन योर बिजनेस विल कम इन ट्रबल.